नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करूंगा कि आप सभी लोग मस्त और अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आप सभी को भारत में राष्ट्रवाद का पार्ट 2 लेकर आया हूं। मैंने आप सभी को भारत में राष्ट्रवाद का शुरुआत कैसे हुआ, इसके पीछे के कारण भी बता दिया था। ठीक है, और हम लोग बहुत जल्द तैयारी कर रहे हैं कि लाइव क्लास भी लेकर आए और बहुत जल्द यहाँ पे एक डिजिटल पैनल भी लगेगा आपके सामने। ठीक है, तब तक मैं इस क्लास को ऐसे ही कंटिन्यू करूंगा जब तक ये हो सकेगा। और मैंने आपको क्या क्या पढ़ा एक बार रिकॉल करा देता हूँ आपको थोड़ा सा फटाफट। ठीक है, देखिए मैंने पिछले क्लासेस में थोड़ा सा एक बार देख लेता हूँ, आ रहा है सब सही। पिछले क्लासेस में मैंने आप सभी को, ठीक है, अंग्रेजों के बारे में बताया था कि अंग्रेज लोग 1600 ईस्वी में आए थे 31 दिसंबर के समय, है ना। एलिजाबेथ प्रथम से वो चार्टर लेकर आते हैं और 15 वर्ष के लिए व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने अपने नियम के अनुसार, अपने नीतियों के अनुसार फूट डालो और राज करो, यानी डिवाइड एंड रूल अपना करके भारत में अलग अलग इलाकों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। पहले वो बंगाल पे किए, इस तरह वो धीरे धीरे पूरे भारत पे वो लोग कब्जा कर लिए। फिर मैंने आपको बताया था प्लासी का युद्ध, जिसे 1757 का युद्ध कहा जाता है। उसके बाद से मैंने आपको बक्सर का युद्ध बताया था। उसके बाद मैंने आपको भारत का पहला आजादी की लड़ाई 1857 की कहानी पढ़ाया था। ये सारे चीजों को मैंने काफी बेसिक तरीके से बताया था। और फिर बताया था कि 1878 में 2 नियम आया था। ठीक है, 1878 में 2 नियम आया था। लॉर्ड लिटन ने क्या आया था, ये बताया था मैंने आप सभी को। एक तो था प्रेस से संबंधित, यानी मीडिया से संबंधित था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, याद आ रहा होगा आपको। और दूसरा जो था, बच्चों को याद रहना चाहिए, आर्म्स एक्ट आया था, शस्त्र नियम आया था। मैंने काफी अच्छे तरीके से समझाया था कि शस्त्र नियम क्या होता था, है ना। इसके बाद मैंने आप सभी को बताया था कि कांग्रेस पार्टी का स्थापना कैसे हुआ और इसका योगदान क्या था। ठीक है, उस समय और आधुनिक भारत में जब गांधी युग खत्म कर लूंगा ना, 1947 में जब मेरा देश आजाद हो जाएगा, हम सभी का देश आजाद हो जाएगा, तो बाद में आपको पढ़ाऊंगा फिर कांग्रेस पार्टी के बारे में, थोड़ा सा योगदान उनके नेताओं के बारे में, जैसे आप नेहरू जी के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे इन सबके बारे में। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था 1905 की कहानी, लॉर्ड कर्जन वाली कहानी, जो कि बंगाल विभाजन वाला था, बहुत अच्छे तरीके से बताया था। एक यहीं से मेरे से जल्दी में एक चीज छूट गया था, जिसका नाम था मुस्लिम लीग की कहानी। इसको मैं आज से क्लास में कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, मुस्लिम लीग का। और उसके बाद से यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने आप सभी को, यहीं पे मैंने आपको बताया था, यहीं पे बंगाल विभाजन के समय बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ था। और बंग भंग आंदोलन की वजह से स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था, बताया था मैंने काफी अच्छे तरीके से। पिछले वीडियो में आपको ये जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद मैंने आप सभी को बच्चे 1911 की कहानी पढ़ाया था कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, है ना। और 1911 में ही अंग्रेजों के जो राजा थे जॉर्ज पचम, वो आए थे अरब सागर होते हुए, तो वहीं पे हमारा गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था, भारत का द्वार का निर्माण किया गया था। और वहीं से घोषणा किया गया, जब दिल्ली में बैठक हुई, द्वार लगी राजा का जब बैठक हुआ, तो वहां पे घोषणा ये कर दिया गया कि भारत की राजधानी अब कोलकाता नहीं रहेगी, यानी ब्रिटिश भारत मतलब गुलाम भारत की राजधानी अब कोलकाता नहीं रहेगी, अब नई दिल्ली बनेगी। तो 1912 से, मतलब कह सकते 1911 में तो घोषणा हुआ, 1912 से ये रूल फॉलो हो गया। और कह सकते 1911 में ही भारत की राजधानी क्या हो गई, नई दिल्ली हो गई। उसके बाद मैंने पढ़ाया था कि 1913 के आसपास भारत के एक व्यक्ति थे जो कि अमेरिका में रहते थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, यूएसए में रहते थे। उन्होंने क्या किया था ना, एक पार्टी का गठन किया था। उस पार्टी का नाम था गद्दर पार्टी। और गद्दर पार्टी के संस्थापक जो थे लाला हरदयाल थे। मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से बताया था। और इस पार्टी का उद्देश्य क्या था बच्चों, मैंने आपको बताया था, इस पार्टी का उद्देश्य था भारत को ब्रिटिश उपनिवेश से आजादी दिलाना, यानी अंग्रेजों के कह सकते हैं चुंगल से, या अंग्रेजों के गुलामी से आजादी दिलाना भारत को। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको प्रथम विश्व युद्ध का थोड़ा सा जानकारी दिया था। और उसके बाद मैंने बताया था कि 9 जनवरी 1915 को हमारे हीरो, यानी हमारे महात्मा गांधी जी भारत आएंगे। तब से हम लोग उनके बारे में कहानियां पढ़ना शुरू कर देंगे। तो आज की इस क्लास में मैं वहीं से कहानी शुरू करूंगा, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत फायदेमंद होगी ये वीडियो आपके लिए। ठीक है, चलिए। तो मैं एक चीज बताता हूँ, जो मैं छोड़ा था उसको मैं सोच रहा हूँ कि बार मैं आपको बता दूं, कंटिन्यू कर दूं यहाँ पे। ठीक है, ये सारे चीज को मैं हटा दूं यहाँ से। मैं यहाँ पे आपको मुस्लिम लीग पढ़ा देता हूँ, उसके बाद गांधी युग के बारे में शुरुआत कर देता हूँ। गांधी जी के द्वारा जो भी हमारे देश में काम किए गए उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। ऑडियो वीडियो सही है ना, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले मैं आपको मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ा देता हूँ। इसी को ऑल इंडिया, ठीक है, अखिल मुस्लिम लीग भी इसे कहा गया था, या इसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी कहा गया था, याद रखिएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इसी कहा गया था। और याद रखिएगा इसका जो स्थापना हुआ था ना, याद रखिएगा
1906 में हुआ था, ठीक है, 1906 में हुआ था, दिसंबर का महीना था, डेट रहेगा 30 दिसंबर, ठीक है। यानी मैं आपको दिसंबर बस एक मंथ बता देता हूँ, आपके लिए सन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 10 क्लास के लिए टॉपिक है, तो सन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखिएगा 1906 में किया गया था। कहाँ स्थापना हुआ था इसका? तो ढाका में। ढाका जो अभी के समय में बांग्लादेश की राजधानी है, उस समय तो ये भारत में ही न था। मैंने आपको बताया था अच्छी तरीके से पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल की कहानी, वैसे मैं आपको फिर से बता दूंगा। उसके बाद से मैंने आपको बताया था कि देखिए इसके जो संस्थापक थे सलीमुल्लाह खां और आगा खां थे इसके संस्थापक। आगा खां ये सभी नवाब थे, कह सकते हैं। इसमें नवाब मतलब एक राजा होते थे उस एरिया के, ठीक है, उन्हीं का नाम था ये सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने मिलकर के इस पार्टी का स्थापना किया था। इस पार्टी का स्थापना का उद्देश्य ये था ना कि जैसे उनको लगता था कि जो कांग्रेस पार्टी बनाई गई है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जो कि इसका स्थापना 1885 में हुआ था, जिसका चुनाव चिन्ह पंजा छाप है ना, उस पार्टी के जो लोग हैं वो हिंदुओं का नेतृत्व करते हैं, यानी हिंदुओं के लिए आगे बढ़ते हैं, मुसलमानों के लिए नहीं करते। इसी वजह से मुस्लिम लीग के लोगों ने सोचा, सलीमुल्लाह खां और आगा खां और भी लोग थे इसमें, उन लोगों ने सोचा कि मुस्लिम लोगों के लिए एक टीम हम बनाएंगे, मुस्लिम लोगों के लिए एक लीग बनाएंगे, एक समूह बनाएंगे, एक पार्टी बनाएंगे जो मुस्लिम लोगों का नेतृत्व करेगा और वो अंग्रेजों से कह सकते हैं अपनी मांग के लिए पूर्ति करेगा, ठीक है। तो इस वजह से इसका स्थापना किया गया मुस्लिम लीग का, ठीक है। आगे चल के इसी मुस्लिम लीग के सबसे प्रमुख नेता जो बनते हैं, आपके सभी बच्चों को पता होगा कौन थे, तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने दो राष्ट्र थ्योरी का सिद्धांत किया था, यानी पाकिस्तान का मांग रखेंगे वो। मैं आगे बताऊंगा कैसे वो सब, ठीक है, याद रखिएगा। अब बच्चे याद रखिएगा, ये सारा मैंने जानकारी आपको दे दी। अब मैं आता हूं यहाँ पे गांधी जी के बारे में। गांधी जी के बारे में पढ़ाने, आपको हमारे हीरो जी के बारे में पढ़ाने, ठीक है, हमारे गांधी जी के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ आप सभी को। काफी मजा आएगा आपको पढ़ के, ये टॉपिक बहुत बहुत मजा आएगा पढ़ने में, और मैं गारंटी देता हूँ यहाँ से एक भी क्वेश्चन आएगा आप छोड़ नहीं सकते हैं इसको, एक भी नहीं छूटेगा आपसे क्वेश्चन, एक गारंटी दे रहा हूं मैं। और मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, लाइव क्लास भी लेके आऊंगा मैं शाम के समय, बहुत जल्द वेट करिए आप, ठीक है। चलिए, आपको मैं ओपन चैलेंज करूंगा। जैसे ओपन चैलेंज का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी क्वेश्चन करिए, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, या मैं पूछूंगा आप मुझे बताइएगा, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा नॉलेज बढ़ता है, नॉलेज बढ़ेगा तो हम लोग अच्छे से क्वेश्चन बना सकते हैं। हम आने वाले दिनों में मैथ के भी क्लास लेकर आया करेंगे आप सभी के लिए, ठीक है, और साइंस के लिए कोई और टीचर पढ़ाएंगे, और बहुत जल्द हम लोग डिजिटल पैनल ले लेंगे, प्रयास में हम लोग यही, ठीक है। चलिए, तो गांधी जी के बारे में बता दूं, 9 दिसंबर 1915 में गांधी जी हमारे भारत आते हैं। तब भारत के लोग उनके लिए खास तौर पे प्रवासी दिवस मनाते हैं। प्रवासी दिवस का मतलब होता है कि जो व्यक्ति दूसरे जगह गया था वो अपने प्रदेश लौट के आ गया है, तो गांधी जी के आने से प्रवासी दिवस मनाया गया इसी दिन, ठीक है। और मैं एक चीज बता देता हूँ, गांधी जी ने जो पहला अपना आंदोलन या मूवमेंट जो चलाया था, सत्याग्रह जो चलाया था, वो दक्षिण अफ्रीका में चलाया था। मामला कुछ ऐसा मैं आपको बताया था। देखिए, गांधी जी जब ना वकालत की पढ़ाई पूरा करने के बाद जब ये एक व्यक्ति इनके साथ मिले, दादा अब्दुल्ला, उन्होंने इनको ले गए दक्षिण अफ्रीका। जैसे अंग्रेज लोग पूरी दुनिया में कब्जा किया हुआ था, आपको पता होना चाहिए। तो गांधी जी जब जा रहे थे ट्रेन में, तो अंग्रेजों ने, जैसे मैं बताया था, गोरा काला का बहुत भेदभाव था। अंग्रेज लोग गोरा है और जो गांधी जी थे तो सब सावले थे, मीडियम थे, ठीक है, कह सकते हैं आप। तो हुआ क्या, गांधी जी के साथ बहुत भेदभाव हुआ। गांधी जब फर्स्ट क्लास का टिकट उनको मिला था, मतलब बढ़िया एसी वाला एकदम चमचमाती हुई एसी का टिकट मिला था ना, तो गांधी जी के साथ बहुत भेदभाव हुआ। गांधी जी को अंग्रेजों ने कहा कि तुम ये ब्लैक है, तुम ब्लैक मैन हो। ब्लैक मैन मतलब काले दिख रहे हो, तुम सामने दिख रहे हो, तुमको सेकंड क्लास या थर्ड क्लास के रूम में, किसी बोगी में जाना चाहिए या लोबी में जाना चाहिए, कह सकते हैं, और ट्रेन का जो भी डब्बा होता है उसमें जाना चाहिए। गांधी जी ने इनकी बात नहीं माना, तो गांधी जी को उन लोगों ने बाहर देकर के, धक्का देकर के फेंक दिया, और गांधी जी ने वहीं से अपना अपमान का बदला लेने के लिए कुछ निर्णय लिया, और वहीं पे उन्होंने कह सकते हैं आपके दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने पहला अपना सत्याग्रह चलाया, ठीक है। चलिए आगे मैं बताऊंगा, भारत का इंपॉर्टेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो पहले गांधी जी 1915 में आए। गांधी जी ने ना अहमदाबाद में, जो गुजरात का एक राज्य, अहमदाबाद में, गुजरात में, ठीक है, एक साबरमती आश्रम का स्थापना कराया। साबरमती आश्रम का स्थापना कराया, ठीक है, साबरमती आश्रम का स्थापना कराया। और इस आश्रम में गांधी जी ने बहुत सारे लोगों को जोड़ा, और ये छोटे मोटे काम से लेकर के बड़े काम भी करते थे गांधी जी, जैसे घर की आश्रम की साफ सफाई और झाड़ू लगाना, इस तरह के खाना बनाना, इस चीजों में लोगों का मदद भी करते थे। आपने बहुत सारा कार्य भी पढ़ा होगा। साबरमती आश्रम कहाँ है, तो अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ है, तो ये गुजरात का एक जिला है, याद रखिएगा आप सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अब इसके बाद मैं बताने जा रहा हूं कि हाँ, हमारा मेन पॉइंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट, लखनऊ समझौता।
अब चलिए मैं आपको समझाता हूं। लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता 1916। देखिए हुआ क्या था ना, जो कांग्रेस पार्टी थी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग, तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग में ना थोड़ा सा विवाद चलता था हिंदू मुस्लिम लेकर के। मुस्लिम लीग वाले कहते थे वो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की पार्टी है ना, हमारी मांग नहीं, मेरी मतलब मेरी आवाज नहीं सुनाती है, मतलब मुसलमानों की वो आवाज नहीं उठाती है। तो इसी वजह से क्या हुआ था ना, बैठक हुआ था लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में क्या हुआ था, बैठक हुआ था। कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में। इस बैठक में हुआ क्या, मैं मामला आपको समझा देता हूँ कि मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना और कह सकते हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के एक नेता प्रमुख उसमें से कह सकते हैं हमारे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, इन लोगों ने और भी लोगों ने मिल करके समझौता किया कि हम लोग एकजुट रहेंगे, एकजुट रहेंगे, देश के लिए एकजुट मांग करेंगे, तब जाकर के हमारे देश को आजादी तुरंत मिलेगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, लखनऊ समझौता किया। लखनऊ समझौते में क्या हुआ ना, बहुत ज्यादा फायदा मिला, ये सारे नेता लोग एकजुट हो गए, फिर गांधी जी का साथ मिला इनमें लोगों को। ठीक है, तो लखनऊ समझौता क्लियर हो गया। लखनऊ समझौता क्या हुआ था, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को और मुस्लिम लीग पार्टी को, ठीक है, मुस्लिम लीग जो थी ना टीम, या जो मुस्लिम लीग जो एक पार्टी थी कह सकते हैं, इन दोनों में बहुत अच्छा सहमत बना, मतलब दोनों ने कहा कि मिलकर हम लोग देश के लिए काम करेंगे, देश को आजादी पाने के लिए काम करेंगे। और ये पहली बार प्रयास किया गया, ये बहुत अच्छा पल था भारत के लिए। अब यहीं पे हमारे गांधी जी ने बहुत अच्छा लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। अब यहीं पे क्या होता है, एक बहुत अच्छा ट्विस्ट आता है। यहाँ पे क्या होता है, बिहार के चंपारण से किसान आते हैं। ठीक है, बिहार के चंपारण से किसान आते हैं, ठीक है, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ल या राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ल या शुक्ला देता है बच्चों किताबों में, ये राजकुमार शुक्ला। क्या ये सारे चीजें दिख रहे हैं ना आपको, अगर नहीं दिखे तो बता दीजिएगा। हाँ बहुत अच्छा दिख रहा है, आईसी मैंने देखा, बहुत अच्छा दिख रहा है, परफेक्ट दिख रहा है आपको। ठीक है, तो चंपारण में क्या हुआ ना, चंपारण के एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ला, उन्होंने क्या मामला था ना, मैं आपको समझाता हूँ, इसको मैं भी बताऊंगा। ये गांधी जी के पास गए, यहाँ लखनऊ समझौता में, लखनऊ में गए गांधी जी के पास, और इन्होंने क्या कहा ना गांधी जी से कि गांधी जी नमस्ते, मैं चंपारण से आया हूँ, मैं एक किसान हूँ, हम लोग नील की खेती करते हैं, हम लोग को नील की खेती जबरन कराया जा रहा है, किनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। ये वही नील जिससे आप देखते थे जैसे गांव में व्हाइट जो गमछे होते थे ना, या व्हाइट कलर के जो कपड़े होते थे उसे नीला बनाया जाता था रंग करके, आपने देखा होगा बहुत बार। ठीक है, तो उसी के लिए अंग्रेजों उनसे खेती करवाते थे। तो वही गए थे राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलने के लिए, लखनऊ समझौता में चिट्ठी दिया, 2 3 4 बार 5 बार 6 बार प्रयास किया कि गांधी जी मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए। तो गांधी जी ने उनका बात मान लिया और कहा कि मैं बहुत जल्द चंपारण विजिट करूंगा, तुम्हारी समस्याओं को, यानी आपकी समस्याओं को और वहां के किसानों की समस्याओं को मैं सुनने का प्रयास करूंगा। तो हमारे हीरो कब शुरुआत हो चुका है, मेन दौर, और यही से माना जाता है कि 1917 से ना, 1917 से लेकर के 1947 तक, यानी कह सकते हम 48 तक हमारे हीरो का युग रहता है। गांधी युग इसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आधुनिक भारत में आता है और गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। देखिए सभी व्यक्ति का योगदान है, मतलब मैं जैसे जो टॉपिक है जैसे किताबों में बताया जाता है वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सभी व्यक्तियों का अपना अपना योगदान है। ठीक है, सभी व्यक्ति हमारे लिए पूजने योग्य है। ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक इस युग को गांधी युग कहा जाता है, गांधी युग कहा जाता है। कई जगह आपको 1947 भी देगा इसमें। ठीक है, गांधी युग। चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पर्यावरण सॉरी ये चंपारण आंदोलन के बारे में जा रहा हूं बताने, जो कि आपको बहुत 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 मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। चाहता हूं कि आप लोग इसे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लिख सकते हैं। मैं इधर तक आपको समझाता हूं पॉइंट। ठीक है, देखिए यहां पे मैं समझाता हूं। चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सत्याग्रह, ठीक है, 1917। चलिए थोड़ा समझाता हूं ये क्या है, मामला क्या है, समझिए पहले। सत्याग्रह का मतलब होता है ना सत्य के राहों पे चलना, और गांधी जी जो थे ना, देखिए कह सकते हैं एक गमछा लेते थे, एक धोती पहनते थे और एक लाठी लेते थे। उन्होंने कहा था ना कि मेरा 2 ही हथियार है, एक सत्य है और एक दूसरा अहिंसा। अहिंसा मतलब जैसे मैं हूं और मेरे दोस्त है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मारा पीटी कर रहे हैं, तो इसको कहा जाए किताबी भाषा में हिंसा। हिंसा मतलब मारपीट, अहिंसा मतलब होता है मारपीट नहीं करना, शांतिपूर्वक कोई काम करना। तो गांधी जी का जो बात था वो सत्य के राहों पे चलना था, ट्रूथ था और नॉन वायलेंस था, यानी सत्य और अहिंसा गांधी जी के 2 हथियार थे। याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। गांधी जी के जो 2 हथियार थे ना बच्चों, 2 हथियार, 2 हथियार, वो गांधी जी के कौन से थे आपको याद रखना है।
दो हथियार जो थे गांधी जी के बच्चे, आप सभी को याद रखना है, सत्य था और दूसरा जो था अहिंसा था। अहिंसा का मतलब मैंने आपको बता दिया, नॉन वायलेंस, झगड़ा मारपीट नहीं करना। ठीक है, तो गांधी जी के द्वारा सबसे पहला जो भारत में सत्याग्रह चलाया गया था ना, पहला सत्याग्रह या पहला आंदोलन गांधी जी के द्वारा जो भारत में चलाया गया था वो यही था। याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछे कि चंपारण आंदोलन भारत का पहला सत्याग्रह था या नहीं था, तो याद रखिएगा था। भारत का पहला सत्याग्रह कौन था जो गांधी जी ने चलाया था, वो कौन सा था, चंपारण आंदोलन। किसके लिए चलाया गया था, नील की खेती के लिए। किसके लिए चलाया था, नील की खेती। चलिए इसको मैं बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मामला ऐसा है, बिहार का जो चंपारण जिला था ना उस समय का, वहां पे क्या था कि अंग्रेज लोग किसानों से जबरदस्ती खेती करवाते थे नील का। और मामला कुछ ऐसा है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। गांव में आप पता करिएगा अपने मम्मी से, दादाजी से, यानी बाबा से, ईया से, माई से, पापा से, जगह से पता करेगा, कोई प्रॉब्लम होगा या कर लीजिएगा। ठीक है, होता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। नील की खेती के लिए होता था यहाँ पे, नील की खेती जो करते थे ना किसान, मतलब उनको जबरदस्ती कराया जाता था। और नील की खेती करने से क्या होता था ना बाबू भैया, होता ये था ना कि वो मिट्टी का उर्वरकता खराब कर देता था, बंजर मिट्टी बना देता था, वो दूसरा उससे फसल हो नहीं सकता था। तो अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए गांधी जी के पास एक व्यक्ति को भेजा गया, जिसके व्यक्ति का नाम था राजकुमार शुक्ला। और राजकुमार शुक्ला जाकर के गांधी जी से रिक्वेस्ट करते, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते, और फाइनल तौर पे गांधी जी हमारे राजकुमार शुक्ला जी का बात मान जाते हैं। और ये किसान थे राजकुमार शुक्ला। बहुत खुशी हुआ कि राजकुमार शुक्ला को, उन्होंने बहुत धन्यवाद किया गांधी जी का कि हमें बहुत खुशी हो गई कि आप हमारे चंपारण में आए और हमारे लिए आप मदद करें। चलिए, तो गांधी जी ने वहां पहुंचा, किसानों से मिला, वहां की समस्याओं को देखा, और उसके बाद उन्होंने बताया कुछ। मैं बताता हूं, देखिए अंग्रेज सब था ना जो मैं बता रहा हूं, यहाँ पे लोगों को 3 कठिया प्रणाली द्वारा नील की खेती कराता था। 3 कठिया। 3 कठिया क्या होता है बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ। 3 कठिया का मतलब क्या होता है, देखिए 3 कठिया का मतलब क्या होता है। 3 कठिया मतलब 1 बीघा में, जैसे देखो यहाँ पे ना बिहार में बाबू जमीन जो होता है ना 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। तो 20 कट्ठा में ना 3 हिस्सा जमीन पे, 20 कट्ठा में 3 हिस्से, 3 कट्ठा जमीन, 3 कट्ठा जमीन पे नील की खेती करना अनिवार्य था। कुछ भी करो तो 20 कट्ठा तेरा पास खेत बावे, तारा में 3 कट्ठा के नील की खेती करे के बाद तक करे के बाद। इसके लिए कौन सा व्यवस्था लाया था अंग्रेजों ने, 3 कठिया प्रणाली। इसी को 3 कठिया सिस्टम कहा गया था। 3 कट्ठा तरह के नील की खेती करे के बाद करे के बाद करे के बाद। ठीक है, तो 3 कठिया प्रणाली शुरू किया गया बच्चों। ठीक है, तो इसी का विरोध करते हुए गांधी जी ने और भी किसानों ने एक समिति बनाया, जिसका नाम था चंपारण किसान समिति, या इसी का नाम था चंपारण एग्री सहमति समिति, कुछ ऐसा कुछ नाम आता है किताबों में। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन यही नाम आता है। और गांधी जी ने और सभी किसानों ने मिलकर के अंग्रेजों के दफ्तर के सामने, कलेक्टर ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट लगाया, शांतिपूर्वक, कोई मारपीट नहीं, इस तरह का नहीं। और फाइनल तौर पे अंग्रेजी सरकार झुक जाती है और गांधी जी का पहला सत्याग्रह सफल होता है। तो पूछता है गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह या आंदोलन कौन सा था, तो चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, 1917 में। और ये भारत मतलब ये कहाँ पे शुरू किया गया था, बिहार में। किसके लिए शुरू किया गया था, नील की खेती के लिए। क्या होता था इसमें, क्या होता था ना, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेती जमीन पे नील की खेती करना अनिवार्य था, और इसी व्यवस्था को 3 कठिया प्रणाली या सिस्टम कहा गया था। ठीक है, और इसमें सफल होते हैं क्या गांधी जी, तो बिल्कुल होते हैं, और बहुत खुशी खुशी सफल होते हैं। अब देखिए गांधी जी की बात ना पूरी दुनिया में फैल जाती है, सब कह सकते हैं भारत में फैलता गया, और गांधी जी पूरे भारत के लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनते जा रहे थे। जैसे अंग्रेजों से यहाँ पे गांधी जी ने किसानों को थोड़ा सफल अपना पहचान दिलाया, कह सकते हैं अपना सफल एक मूवमेंट चलाया, आंदोलन चलाया। उसी तरह मैं आपको बता दूं, ये पहला किसान आंदोलन था, इसमें गांधी जी के द्वारा चलाया गया ये किसान आंदोलन था। क्योंकि किसकी समस्या थी, खेती बाड़ी की इनकी समस्या है, किसान लोग तो करते हैं ना ये खेती बाड़ी, उनकी समस्याओं को गांधी जी ने सुना और समस्याओं को हल किया, और गांधी जी ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए मैं देखना चाहूंगा वीडियो चल रहा है कि नहीं। चलिए, अब मैं आगे आपको पढ़ाने जा रहा हूं। चंपारण आंदोलन मैंने आपको बहुत विस्तार में पढ़ा दिया है। अब मैं इसके बाद आपको पढ़ाने जा रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका नाम है खेड़ा किसान आंदोलन। चलिए, तो खेड़ा किसान आंदोलन में आपको पढ़ाने जा रहा हूं, बहुत मजा आएगा इसमें भी पढ़ने में। खेड़ा किसान आंदोलन है ये आंदोलन, ये भी 1918 के आसपास हुआ था, 17 के बाद हुआ था ये। ठीक है, और देखिए खेड़ा क्या है ना, खेड़ा गुजरात का एक राज्य है। ठीक है, खेड़ा गुजरात में पड़ता है, ये गुजरात का एक जिला है कह सकते हैं आप।
या एक प्रमुख शहर आप कह सकते हैं। हुआ क्या था ना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक बात समझाता हूँ आपको, समझिएगा। यहाँ पे क्या हुआ था ना, जो खेड़ा जो जिला था गुजरात का, यहाँ पे बहुत सारे किसान लोग खेती बाड़ी करते थे, ठीक है। किसानों से अंग्रेज लोग जो थे ना, पैसे के रूप में अनाज लेते थे या लगान के रूप में पैसे भी लिया करते थे, दोनों लिया करते थे। जो किसान पैसा देना चाहे तो पैसा दे सकता था या लगान के रूप में अनाज भी दे सकता था। तो वो लोग क्या करते थे अंग्रेज लोग ना, कि फसल हो या ना हो, किनका, किसानों का, वो क्या करते थे, उनका कैसी तरह भी वो लेना चाहते थे। जैसे देखिए, हम इस साल अगर खेती बाड़ी किए, अगर मेरा फसल नहीं हुआ, बारिश से खराब हो गया, किसी मौसम से खराब हो गया, तो अभी भी मेरे को किसी ना किसी को पैसा देना पड़ेगा। ठीक वैसे ही अंग्रेज लोग भी, ठीक है ना, किसानों से, खेड़ा वाले किसानों से क्या करते थे कि जबरदस्ती फसल उगेगा या नहीं उगेगा मुझे उससे मतलब नहीं है। वो किसी तरह से भी अंग्रेज लोग किसानों से पैसा लेते थे, लगान लेते थे, लगान माफ नहीं करते थे। आमिर खान साहब की फिल्म में दिखाएगा ना लगान वाला, क्रिकेट वाला फिल्म में आपने देखा होगा भी। तो उसमें क्या होता है, किसानों को, ठीक है, लगान, फसल जो होता था, फसल उगेगा या नहीं उगेगा, फसल होगा या नहीं होगा, ठीक है, फसल होके या नहीं होके, उससे मतलब नहीं अंग्रेजों को। अंग्रेजों को जब चाहिए तो लगान चाहिए, लगान का मतलब टैक्स चाहिए, पैसा चाहिए, धन, धन चाहिए उनको। तो इस मामला में क्या हुआ था, जब खेड़ा के जो किसान लोग थे, कई बार ऐसे फसल खराब होती जा रही थी, और क्योंकि मौसम खराब हो जाते थे, कई बार बाढ़ आ जाता था, कई बार ज्यादा धूप हो जाता था, तो कई बार गेहूं नहीं हो पाता, कई बार धान नहीं हो पाता। तो इन वजहों से खेड़ा के किसानों ने ना गांधी जी से मदद मांगा, और गांधी जी से कहा कि देखिए महाराज, हम लोग खेड़ा के जो किसान है, हमारे फसल कई बार क्या हो रहा है, मौसम खराब होने की वजह से, बाढ़ आने की वजह से, कभी धूप ज्यादा हो जाने की वजह से फसल मेरे हो नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम उनको लगान देने में असमर्थ, यानी दे नहीं सकते हैं। तो गांधी जी ने क्या किया, अपना मतलब ये कह सकते हैं टीम बनाया, कह सकते हैं बहुत सारे लोगों को जुड़ा, आंदोलन चलाया कि लगान माफ करो, हमारा लगान माफ करो, हम हमारा शोषण बंद करो, हमारा शोषण बंद करो। तो गांधी जी ने क्या किया ना, इन लोगों के साथ मिल करके अपना बहुत सारा मूवमेंट चलाया, आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने गांधी जी की बात मान ली और उन्हें छूट भी दे दिया, ठीक है। और इस प्रकार से कह सकते हैं हम, हमारा खेड़ा आंदोलन जो था ये समाप्त हो गया। इसमें गांधी जी का भी योगदान था, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी योगदान था, और बहुत सारे किसानों का भी इसमें योगदान था, ठीक है। थोड़ा सा मैं पानी पीना चाहूंगा बच्चों। चलिए, तो मैंने आपको खेड़ा आंदोलन पढ़ा दिया। अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है, याद रखिएगा, उस पॉइंट का नाम है यहाँ पे आपका अहमदाबाद, अहमदाबाद मजदूर, मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है। ये भी चला गया था 1918 में ही। देखिए, मामला कुछ ऐसा है, आप समझिए। यहाँ पे 1918 में ना क्या हुआ था, गांधी जी ने जब इस समस्या को समाप्त किया, तो यहाँ पे ये भी समस्या था, साथ में था, दोनों एक दूसरे साथ में थे। तो गांधी जी जैसे इन समस्याओं को, चंपारण आंदोलन को पहले समाप्त किए, मतलब समस्याओं को समाप्त किए, उसके बाद खेड़ा के समस्याओं को समाप्त किए, ठीक उसी तरह अहमदाबाद का जो मिल मजदूर का समस्या था ना, उसे भी समाप्त करने का प्रयास करेंगे। वो होता क्या है, यहाँ पे ना जो कह सकते हैं, जो कंपनी थे, मिल थे, बड़े बड़े जो कंपनियां थी जहाँ पे मजदूर लोग काम करते थे, तो वहां पे क्या था ना, यहाँ पे समझिएगा, उन मजदूरों के साथ हुआ क्या था। देखिए, एक महामारी चल गया था, उस महामारी का नाम था प्लेग। क्या नाम था उस बीमारी का नाम? प्लेग। प्लेग जो होता है चूहे की जैसा एक बीमारी, कह सकते हैं, चूहो जैसे चूहा दिखता है, जानवर है, चूहा की तरह एक प्रजाति है, जो छोटा सा जीव है, जिसको लोग आई थिंक छुछुंदर या चूहा ही बोलता है। उस तरह का कोई छोटे जीव के काटने की वजह से बहुत सारे लोगों में बीमारियां फैल गई थी। उस बीमारी का नाम था प्लेग। तो कंपनी वाले ने, जो कंपनी का मालिक था, उसने क्या किया था ना, लोगों को बहुत ज्यादा बोनस दिया था। बोनस का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। बोनस उन लोगों को चाहिए था, ठीक है। बोनस में उन लोगों को क्या मामला था, जैसे उन लोगों को, जैसे वो कहना था कि जैसे बहुत ज्यादा महामारी बढ़ती जा रही है, तो हम 10 रुपया में काम नहीं करेंगे, हमें एक्स्ट्रा पैसा कुछ दिया जाए, क्योंकि महंगाई बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो मजदूर का जो मालिक था वो कह रहा है कि नहीं, हम बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। तो 50% बोनस का मांग रखा गया था। फाइनल तौर पे गांधी जी ने आंदोलन चलाया शांतिपूर्वक, और भी मजदूरों ने चलाया। कंपनी को बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया कुछ दिनों तक। तो जो कंपनी का मालिक था ना, उसका दिमाग ठिकाने आ गया। उन्होंने क्या किया ना, उनकी बात मान लिया और 35% बोनस देने का मतलब कह सकते हैं, मतलब मान लिया। कहा कि मैं इतना % बोनस दूंगा या इससे अधिक देने का प्रयास करूंगा,
और इस प्रकार फिर से गांधी जी ने ये तीसरा सफल आंदोलन पूरा कर लिया। ये पहला मजदूर आंदोलन है गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया भारत में, ये आपको याद रखना है। चलिए अब इसके बाद मेरा आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहीं पे मैंने आपको बताया था कि 1914 से 1914 में, ठीक है, 1914 में और 1918 के बीच में पहला विश्व युद्ध चलाया गया था। ठीक है, पहला प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इस विश्व युद्ध में भारत भी साथ लिया था। किनका किनका साथ दिया था भारत? अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने कहा था कि भारत भी एक युद्धकारी देश है, यानी भारत भी एक वॉर कंट्री है। लेकिन ऐसा नहीं है। भारत मालूम है किससे गुलाम था? अंग्रेजों का गुलाम था, ब्रिटिश से गुलाम था। तो अंग्रेजों के गुलाम होने की वजह से भारत ने, सुनिएगा ध्यान से, उनका सहमति दिया, साथ दिया। साथ इस तौर पे दिया था कि भारत को अगर आप आजादी दे दोगे ना, कैसे आजादी? जब मैं तुम्हारा साथ दूंगा, अगर तुम जीत जाते हो, अंग्रेज लोग से कहते हैं, भारत के नेता लोग कहते हैं, जो भी उस समय के लीडर थे, उन्होंने कहा कि ऐसा अगर आप करते हो तो मैं आपको आजादी दे दूंगा। अंग्रेज लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, अंग्रेज लोग जीत भी जाता है, तुर्की पे कब्जा कर लेता है। मैं आपको समझाऊंगा, 2 टीमों में लड़ाई हुआ था। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे तो मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा। प्रथम विश्व युद्ध बहुत मजे तरीके से, एकदम रटना नहीं पड़ेगा, एकदम कहानी की तरह आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, पूरा कहानी की तरफ, प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, बहुत मजा में पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए, तो इस युद्ध में कह सकते हैं जब भारत का जीत हो गया, अंग्रेजों का जीत हुआ, तो अंग्रेजों ने क्या किया था ना, इसमें तुर्की पे कब्जा कर लिया था। तुर्की पे कब्जा कर लिया था, तुर्की पे। ठीक है, ये तुर्की वही मैं आगे बताऊंगा जहां से खिलाफत आंदोलन चलता है। खलीफा जो होता है, खलीफा इस्लाम को जो चलाता है ना, इस्लाम धर्म को पूरी दुनिया में जो चलाता है, उसका राजनीतिक गुरु होता है खलीफा। मैं बताऊंगा खिलाफत आंदोलन कैसे शुरू हुआ, मैं इसके बारे में अभी थोड़ा देर बाद बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए 1918 तक, कहने का मतलब क्या है समझिएगा, 1918 तक भारत के लोगों को यह लगता था कि अगर अंग्रेजों का प्रथम विश्व युद्ध में जीत हो जाएगा तो हमें आजाद कर देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जीत भी गए अंग्रेज लोग, लेकिन भारत को आजाद नहीं किया। तब क्या हुआ, भारत के लोग नारे लगाते गए, तरह तरह का प्रोटेस्ट लगाया गया कि हमारी जो मांगे हुई थी, शर्तें पूरी रखी गई थी, उसको पूरा किया जाए। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। उल्टा में अंग्रेजों ने क्या किया, जो लोग प्रोटेस्ट लगा रहे हैं कि भारत को एक स्वतंत्र देश बना दो, या भारत जो आपने तुम्हारे ने वादे किए थे, तुमने हमसे वादे किए थे, वो पूरा कर दो। लेकिन ऐसा नहीं करता अंग्रेज लोग, जिसके वजह से भारत के लोग बहुत सारे छोटे छोटे प्रोटेस्ट लगाने लगते हैं। तो अंग्रेजों ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा गंदा कानून बना के ला दिया। इस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो 1919 में, याद रखिएगा बच्चे, रॉलेट एक्ट आया। ठीक है, रॉलेट एक्ट क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। रॉलेट जो था ना, सर सिडनी रॉलेट, एक जज का नाम है। ये अंग्रेजों के जज थे, वो इंग्लैंड से या लंदन से कह सकते हैं आप, या ब्रिटेन से एक कानून बना के ला रहे थे भारत में। ठीक है, उस कानून का ही नाम था रॉलेट एक्ट। इसमें क्या था ना कि जो भी व्यक्ति भारत में दंगा भड़का रहा है कि भारत को आजाद करो, भारत को आजाद करो, भारत को आजाद करो, वैसे लोगों को सीधा उठा करके जेल में डाल दो, बिना कुछ पूछे हुए, उससे बिना उस पर मुकदमा चलाए उठा करके जेल में बंद कर दो, उसका बकबक बंद हो जाएगा। और ऐसा शुरू किया गया। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट के बाद सुनेगा ध्यान से, रॉलेट एक्ट जब भारत में आया ना, तो गांधी जी ने और भी लोगों ने इसे काला कानून कहा। काला कानून, इसे काला कानून भी कहा गया, काला कानून भी कहा गया, क्योंकि अंग्रेजों का काला करतूत आ गया कि भाई तू सच बोल रहे नहीं हमसे, या झूठ बोल रहा है, ऐसे काम चलता है क्या है? झूठ झूठ बोल नहीं बोल रहे हो तुम, है? इसलिए अंग्रेजों ने को कानून को, इसको काला कानून कहा गया। ठीक है, अब क्या होता है ना, सुनिएगा, इसमें मैंने आपको बता दिया कि हुआ क्या था कि जो लोग भी आंदोलन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, देश की आजादी की मांग करेंगे ना, उनको उठा करके जेल में डाल देना है। 10 लोग बढ़ जाएंगे, उनको भी डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ ना, समझिएगा ध्यान से। तो एक बात है, 6 अप्रैल के आसपास की बात है, 6-7 अप्रैल की बात है 1919 की। 2 व्यक्ति थे, पंजाब के 2 व्यक्ति थे, सर किचलू। ठीक है, सर किचलू और सत्यपाल, ये जो 2 व्यक्ति है ना, ये प्रोटेस्ट लगा रहे थे भारत की आजादी का। तरह तरह के लोगों से संबंध रख रहे थे कि हम लोग भारत के लिए, आजादी के लिए मांग करेंगे। पंजाब के लोग थे। तो इन लोगों को क्या किया गया ना कि बिना इन पे ऐसा कुछ मुकदमा चलाए हुए इनको डायरेक्ट उठा करके जेल में बंद कर दिया गया। जब जेल में बंद कर दिया गया ना इन लोगों को, तो वहां के लोगों ने क्या किया कि उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। अब वो दिन आ ही गया अंग्रेजों का काला करतूत वाला। 13 अप्रैल 1919, ये अप्रैल लिखा हुआ है बच्चे, थोड़ा सा ठीक है ध्यान दीजिएगा। 13 अप्रैल 1919 होता क्या है ना, बैसाखी एक त्योहार है पंजाबियों का, जो ऐसे नाचते हैं। ठीक है, ऐसे नाचते हैं। उस त्योहार में क्या हुआ ना कि मतलब एक खास त्योहार है पंजाबियों का। आई थिंक मुझे उतना विशेष ध्यान नहीं है कैसे मनाया जाता है, सॉरी फिर इसके लिए। तो हुआ क्या, 1919 में 13 अप्रैल के दिन होता क्या है कि
अमृतसर में ना, अमृतसर के एक स्थान है जलिया वाला बाग है, जलिया वाला बाग है। उस स्थान में बहुत सारे लोग त्योहार मनाने के लिए जुटे, सभा करने के लिए जुटे, बैसाखी का त्योहार मना रहे थे। तो यहीं पे क्या होता है ना, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, पंजाब के कमिश्नर थे जनरल आर डायर। आर डायर मैं आपको बता रहा हूँ, आर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिनाल्ड कुछ ऐसा होता है, रोजिनाल्ड ऐसा कुछ नाम होता है, या मैं उनको नाम लेता हूँ रजीलाड या कुछ ऐसा कुछ नाम है उनका, डायर। इन्होंने क्या किया ना कि बिना सोचे समझे हजारों लोगों पे, उसमें बहुत सारे लोग थे, गोली चलवा दिया और बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। बहुत सारे लोग, वहां पे कुआं था, उस कुएं में ना सभी लोग भुगते गए और इसमें लाश बहुत सारी दफनाती गई। इसमें बताया गया कि 1000+ लोग मारे गए हैं। ये अंग्रेजों का कहना था कि उसमें 300 लोग मारे गए थे, लेकिन कुछ रिपोर्ट बताते कि उसमें 1000 से भी अधिक लोग मारे गए थे। और अंग्रेजों का ये काला करतूत बहुत इतिहास में गंदा माना गया है। ठीक है, एक चीज और बताया था यहाँ पे, याद रखिएगा आप सभी लोग, कि अंग्रेजों ने ये जो व्यवस्था चलाया था ना यहाँ पे, इसके बाद से ये जो रॉलेट एक्ट लाया था उसके बाद की ये घटना है। तो प्रत्येक वर्ष 13 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस मनाया जाता है भारत में, है ना। और जो लोग थे देश के लिए शहीद हो गए या उन्हें जो गंदे तरीके से मारा गया, उनके लिए लोग समर्पित रहते हैं, उनका श्रद्धांजलि करते हैं। ठीक है, उसके बाद से पैसा भी रखो आप। तो इसके बाद से मैं अभी आपको और कहानियां बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, आप सुनिएगा ध्यान से। अब क्या होता है ना, जब ये घटना घट जाती है तो अंग्रेज लोग कहते हैं कि ना 300 लोग मरे थे इसमें। भारत के लोगों को पता है कि इसमें बहुत सारे लोग मरे हैं, लेकिन अंग्रेज लोग कह रहे हैं कि केवल 300 लोग मरे हैं। इतना झूठ बोलता था सब चोट्टा बेईमान हरामखोर, है ना। तो हुआ क्या ना, फिर से सुन लो ध्यान से आप लोग। यहाँ पे 1000 से अधिक लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग घायल भी हुए थे यहाँ पे। ठीक है, अब इस मुकदमा को जांच करने के लिए अंग्रेजों ने हंटर समिति बनाया। लेकिन भारत के लोग इस पे भरोसा नहीं था, इस समिति पे, क्योंकि अंग्रेज लोग बहुत झूठ बोलता था। वैसे भी पहले झूठ बोल चुका है 1918 वाले कथन पे कि देश आजाद थी, युद्ध जीत जाएंगे हम, प्रथम विश्व युद्ध तुमको आजाद करेंगे, लेकिन ऐसा किया नहीं अंग्रेजों ने। तो हंटर समिति पे भारत के लोगों को भरोसा नहीं था। तो यहीं पे हमारे 2 व्यक्ति हैं जिनका नाम है केसर ए हिंद। केसर तो आप सभी लोग पता होगा, बहुत महंगा मिलता है, लाल कलर वाला। और केसर हिंद का मतलब जो भारत का जो हीरो है ना, ताज गांधी जी, इनको एक उपाधि मिली थी, उनको केसर हिंद कहा जाता है। आप कल गूगल पर सर्च करेंगे ना केसर हिंद, तो वो मिल जाएगा किस व्यक्ति का चित्र, गांधी जी का। तो गांधी जी को केसर हिंद का टाइटल मिला था, नाम मिला था। गांधी जी ने कहा कि लो महाराज, हमको नहीं चाहिए तुम्हारे काले करतूत वाले नाम केसर हिंद। ठीक है, तो गांधी जी ने केसर हिंद का उपाधि लौटा दिया, ये लौटा दिया गांधी जी ने। फिर उसी तरह हमारे एक व्यक्ति थे, नाइटहुड की उपाधि त्याग दिए, नाइटहुड या हुड ऐसा कुछ नाम है। हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ठीक है, ये उपाधि त्याग दिया। और इसके बाद से जो हुआ ना, नाइटहुड क्या होता है ना, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आई थिंक अंग्रेजों के राजा रानी के द्वारा मिलता है। मेरे ख्याल से आप सभी बच्चे ने इसको समझ लिया। अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पे, ठीक है, जो खिलाफत आंदोलन था आप सभी का। चलिए थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर लेता हूं बच्चे लोग। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं इसको। इसको थोड़ा सा पानी लेकर के करना पड़ेगा। कितना काला हो रहा है भाई, ये हो जाएगा। चलिए, खिलाफत आंदोलन देखिए, जो ये खिलाफत आंदोलन था ना, मैं इसके बारे में आपको बहुत विस्तार से बताने जा रहा हूँ। खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर के 1924 तक चला था, लेकिन भारत में इसका शुरुआत कैसे हुआ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए 1919 से लेकर के 1924 तक ये आंदोलन चला था ये। ठीक है, इसमें क्या था ना, देखिए तुर्की जो था इसमें प्रथम विश्व युद्ध में ना जर्मनी का साया थी। हाँ, जर्मनी का साया थी, ये क्या कहते हैं,
ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया जर्मनी का साथ दिया था। तो इसमें क्या हुआ था ना, धुरी राष्ट्र का हार हो गया था, मित्र राष्ट्र जीत चुके थे। मित्र राष्ट्र मतलब जिसमें इंग्लैंड था, है ना, सार्बिया था, और भी बोस्निया कंट्री था, रूस था, और भी देश थे इस तरह के। तो वो लोग सारे मिलकर के इनको हरा देते हैं, किनको, जर्मनी को, जर्मनी को, और ये तुर्की वाले देश को। तो तुर्की पे कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने, ठीक है। तो तुर्की के जो मुस्लिम जो देश है ये, यहाँ पे जो गुरु होते थे ना मुस्लिमों के, इस्लाम के, उस व्यक्ति का नाम था खलीफा। इसी वजह से इसका नाम पड़ा है खिलाफत। खिलाफ थे, इस धर्म के खिलाफ थे, खलीफा, ठीक है, खलीफा। खलीफा ये जो होते थे राजनीतिक गुरु होते थे, इस्लाम धर्म के राजनीतिक गुरु होते थे ये। और मैं बताऊंगा अंतिम कौन थे, ठीक है, इसमें अंतिम ही पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये जो खलीफा थे ना, इनके साथ बड़ा अत्याचार करते थे अंग्रेज लोग इनके साथ। किसके? खलीफा के साथ। जो राजनीतिक गुरु होते थे इस्लाम धर्म के, जो कह सकते मौलाना होते थे उस समय के, जो गुरु होते थे राजनीतिक गुरु खलीफा, उनके साथ बहुत भेदभाव होता था। तो राजनीतिक गुरु के साथ जो भेदभाव हुआ ना, तो क्या हुआ ना, तुर्की के साथ, ठीक है, भारत में भी बहुत सारे मुस्लिम थे। तो भारत में 1920 में ना गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया। तब जाकर के भारत के पहली बार लोगों ने, मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मिलकर के गांधी जी का साथ दिया। और गांधी जी का ये पहला आंदोलन बनता है। इस आंदोलन को गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को ही जोड़ करके असहयोग आंदोलन में चला दिया। असहयोग 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 आंदोलन, असहयोग आंदोलन चला दिया गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को जोड़ करके। और गांधी जी का ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें बिना सोशल मीडिया, ना ओवरा फेसबुक रहे, ना ट्विटर रहे, ना ओवरा यूट्यूब रहे, ना कह सकते हैं इंस्टाग्राम नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने गांधी जी का बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बहुत बहुत ज्यादा। और इस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। इस असहयोग आंदोलन में होता क्या है ना, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, कुछ बहुत मजा आएंगे यहाँ पे। असहयोग आंदोलन का मतलब था सहयोग ना करें तो मदद ना करें। गांधी जी ने कहा कि हम तुम्हारी मदद ना करें, अब हम हेल्प नहीं करेंगे, हम असहयोग है। हम असहयोग मतलब मदद नहीं कर सकते, हम तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे अब हम तुम्हारा, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन चलाया गया गांधी जी के द्वारा 1920 से लेकर के 1922 तक। अंग्रेज लोग इसका भी न काम ढूंढ लगा, इतना गंदा काम कर देगा सब हरामखोर, छुट्टा बेईमान। देखिए ऐसे लोगों के लिए ऐसा शब्द यूज करना गलत नहीं है, बहुत अच्छा में कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए शब्द ऐसा, ठीक है। चलिए, तो असहयोग का प्रस्ताव जो शुरू हुआ था ना, अगस्त में हुआ था, अगस्त में पारित हुआ, अगस्त में इसका प्रस्ताव रखा गया था गांधी जी के द्वारा, ठीक है, अगस्त 1920 में। और फाइनल तौर पे इसे दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में इसे पारित कर दिया गया और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने असहयोग आंदोलन को रोकने के लिए, ठीक है, असहयोग आंदोलन में होता क्या था मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ खुल के। देखिए, असहयोग आंदोलन का मतलब यह था कि हम लोग अंग्रेजों के चीजों को सपोर्ट नहीं करेंगे। जो अंग्रेजों का ब्रिटिश चीज आ रही है दूसरे देशों से, उनका हम लोग समर्थन नहीं करेंगे। अंग्रेजों का बिल्कुल हम लोग किसी तरह का साथ नहीं देंगे, ये इसमें वादा रखा गया था, ठीक है। आप डिटेल में पढ़िएगा तो आपको बताऊंगा, अभी आपको और भी बताऊंगा इसका, ठीक है। तो होता क्या है, 1920 में दिसंबर के महीना में नागपुर अधिवेशन में, नागपुर जो है ना आपका याद रखिएगा महाराष्ट्र में पड़ता है, उस अधिवेशन में ये पारित हो जाता है। और वहीं से लेकर के याद रखिएगा बच्चे, वहीं से लेकर के ये क्या होता है, इस मूवमेंट को शुरू कर दिया जाता है। बहुत सारे हिंदू मुस्लिम लोग भी इसमें समर्थन दिए थे, पूरे भारत के लोग इसमें समर्थन दिए थे गांधी जी का। गांधी जी ने भारत के लिए बहुत उसमें योगदान निभाया और भी लोगों ने योगदान निभाया और इस प्रकार ये आंदोलन धीरे धीरे सफल हो रहा था। लेकिन अंग्रेजों ने फिर से गंदा चाल चल दिया, बड़ा गंदा चाल चल दिया। उन्होंने क्या किया ना, जाओगे आप यूपी में ना बाबू, यूपी में आप जाएगा तो गोरखपुर जिला पड़ता है, गोरखपुर जिला पड़ता है, ठीक है। गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा या चौरा चौरी, जो भी नाम हो बच्चे, चौरा चौरी, मैं कंफर्म नहीं हूँ चौरा चौरी है या चौरी चौरा, ऐसा ही कुछ नाम है। चौरा चौरी हत्याकांड यहाँ पे काम हो जाता है। देखना क्या होता है कि चौरा चौरी कांड में क्या होता है ना, कि जैसे यहाँ पे चाल चल दिया जाता है, यहाँ पे एक चाल चल ये दिया जाता है कि भारत के लोग अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, असहयोग आंदोलन। उसी समय क्या होता है, चौरा चौरी कांड में पुलिस थाना था, ठीक है, पुलिस थाना था जिसमें कुछ कैदी लोग शामिल थे, ठीक है, कुछ कैदी लोग शामिल थे। उसमें होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसमें होता क्या है ना कि 21 व्यक्ति और एक दरोगा ना पुलिस थाने में क्या होता है। देखिए, जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन में जो नेता लोग थे, कुछ और भी लोग थे,
उन लोगों ने क्या हुआ ना, अंग्रेजों और इनके बीच बहस हो गया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, अंग्रेजों ने गोली चला दिया। तो होता है क्या है कि फिर से जो थाने वाले लोग थे ना, उनके ऊपर बताया जाता है कि अंग्रेजों ने चाल चल करके आग लगवा दिया, जिसमें 21 सिपाही थे, 21 मतलब सैनिक थे, 21 लोग थे, वो मारे गए, और एक दरोगा थे, वो भी मारे गए। यानी टोटल 22 लोग इसमें मारे गए, ठीक है। ये चोरा चोरी कांड याद रखिएगा, 4 अप्रैल का ये 4 फरवरी की ये कहानी है, 4 फरवरी 1922 की ये कहानी है, ठीक है। फिर गांधी जी के विचार में आया कि इस आंदोलन को रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजों ने ये किस तरह का चाल चल दिया था कि तुम मेरा सपोर्ट नहीं करोगे, मेरा सहयोग नहीं करोगे। अंग्रेजों ने चाल चल दिया, और कुछ दिनों के बाद असहयोग आंदोलन रुक गया, ठप पड़ गया, ठीक है। अब मैं इसके बाद आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि काकोरी कांड बताऊंगा, ये 4 यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी बताऊंगा, जो कि चंद्रशेखर आजाद जी और भगत सिंह जैसे बहुत सारे महान लोग उसमें जुड़े हुए थे। और उसके बाद से मैं आप सभी को असहयोग समन्वय आंदोलन एंड दांडी यात्रा के बारे में बताऊंगा, ठीक है। प्रथम गोल में सम्मेलन, दूसरा तीसरा बढ़ाऊंगा। उसके बाद से भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ाऊंगा, है ना। भारत पाकिस्तान के मांग वाली कहानी पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं अंत में आपको पढ़ाऊंगा कि भारत की आजादी कैसे मिली, लास्ट वाली कहानी 1947 वाला, 15 अगस्त की, 14 अगस्त की कहानी बताऊंगा। और लास्ट में मैं इस वीडियो को समाप्त कर दूंगा। मैं बहुत जल्द आपके लिए लाइव आऊंगा। आप लोग का बस सपोर्ट चाहिए और प्यार चाहिए बच्चे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।